Hello everyone and welcome to OL Expert. This is a social and poetical life class. We have already started the 6th chapter. That one is Rural Administration. हमने SHO का वर्क देख लिया, पटवारी का वर्क देख लिया, सब क्लियर हो गया। एक डिस्प्यूट को हम देख रहे थे रघु और मोहन के बीच में, जिसके थ्रू हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्लियर कर लिया। पटवारी की हम बात कर रहे थे कि वो लैंड का जो रिकॉर्ड होता है वो रखते हैं। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इन दिस क्लास कि लैंड का कह तो रहते लैंड का रिकॉर्ड है, और हमने आपसे कहा था कि लैंड के रिकॉर्ड को हम डिटेल में मैप के थ्रू और एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आपको आज बता रहे हैं ये लेटर ऑन, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, यू डोंट हैव एनीथिंग, ये पेरेंट्स के पास आपके होंगे, प्लॉट्स होंगे या एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ भी है, तो वो उनको पता होगा कैसे वर्कआउट हो या कैसे उसको पढ़ा जाता है। बट जो आज हम बताने जा रहे हैं, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आप अपना परचेज करेंगे कोई भी लैंड लेटर ऑन फ्यूचर में, देन आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आज दी जा रही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको लगे कि हाँ मुझे पहले से पता है, हमें ये चीज़ आती है, कोई बात करेगा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। देन अभी पर सुनिए और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, इवन अभी भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप एक नई चीज़ सुनने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड अ खसरा। खसरा नंबर के अकॉर्डिंग होता है। क्यों? ये हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की, यानी कि जो रूरल एरिया में जो लैंड होते हैं, रूरल एरिया या विलेजेस में जो लैंड होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ते हैं। खसरा नंबर दिए होते हैं, अलग अलग लोग जो होते हैं, अलग जो खसरा नंबर के अकॉर्डिंग आपका खसरा नंबर कितना है, तो वो पूरी डिटेल निकल के आती है कि इस खसरा नंबर में ये लोग हैं और उनके आसपास जो लोग होते हैं उनका प्लॉट का एरिया इतना इतना है, पूरी ओनर कौन है और उनका मेजरमेंट क्या है, वो सब डिटेल में, और वो किससे परचेज किया था उन्होंने, उस खसरे में पूरा डिटेल होती है कि आपने किससे वो ज़मीन खरीदी थी, अभी आपके पास क्या है, और आप उसमें प्रेजेंट में आप क्या करते हैं, उस लैंड का किस पर्पस में यूज़ करते हैं। अगर कोई क्रॉप उगाते हैं तो कौन सी क्रॉप उगती है, ये सब चीज़ किस में ली होती है, खसरा में, और ये सब रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? खसरा नंबर 5 ये दिया यहाँ पे, यानी कि इस खसरे का नंबर क्या है, आप जब गवर्नमेंट में रिकॉर्ड चेक करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि खसरा नंबर 5 निकालना है हमको। खसरा नंबर 5 फिर आगे डिटेल दी होती है उसके। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये खसरा नंबर दिया जाता है, ये अलॉट किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड होता है। जब आपने कोई लैंड परचेज करेंगे तो परचेजिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ें डिटेल पर, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है ना, किसी ने बेचा होगा तब आप खरीद रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, ये आपके पेरेंट्स के पास फोर फादर की तरफ से चला आ रहा है, आपकी फैमिली में चला आ रहा है, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा कि कितनी जनरेशन से वो ज़मीन आपके पास है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होगा। फाइन। और ये सब कौन रखता है? पटवारी रखता है, आपके एरिया का लेखपाल, पटवारी जो भी कह लें, आपके एरिया के जो रिकॉर्ड रखते हैं लैंड का, उनके पास होता है। अब ये मैप दिया है आपका, इस मैप को हम कैसे पढ़ेंगे, इसका डिटेल यहाँ पे दी है। मैप भी साथ में दी जाती है, जो खसरा बनता है, जो रिकॉर्ड दिया जाता है जो ओनर को, उसके साथ एक मैप भी अटैच होता है कि हाँ रफ मैप होता है, टू द स्केल नहीं होता है कि कहें स्केल के अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट होता है, नहीं, मैप है बट इट्स अ स्केच मैप है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक आउटलाइन दे देते हैं, आउटलाइन मैप होता है जिसमें आपको एग्जैक्टली इसमें पूरी डिटेल लिखी होती है रिकॉर्ड में, इसमें चार्ट में पूरी डिटेल लिखी होती है, कितना एरिया है, क्या है, कौन कौन सा है, कौन अगल बगल है, सब दिया। यहाँ पे क्या है, रफ स्केच देते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ ये प्लॉट मेरा है, इसके बगल वाला प्लॉट इस आपके नेबर का है, या यहाँ से यहाँ तक कि मेरा है, उसके बाद से रोड जा रही है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें उसमें इंडिकेट होती है। या आपके एरिया में कोई वेल है, या आपके जो एरिया है उसमें कोई वेल है या हैंड पंप है, वो सब चीज़ वहाँ पे लोकेटेड रहेगी। तो एक रफ स्केच, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये मेरा पोर्शन है, इसके बगल वाला इनका है, रघु का है या मोहन का है या किसी और का नाम ले लीजिए उसका है, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर, ये पूरी क्या है, इसमें देख लेंगे, ये कोई भी मैप होता है तो उसमें क्या है, आपके पास एक उसमें इंडिकेशन भी दे देता है क्या, कौन सा मार्कर है, साइंस के साथ होता है। दैट मीन दिस वन इज बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये वेल का एरिया है, दिस वन वेल सर्किल में आ रहा है, ये ग्रास लैंड है, दिस वन ये पोर्शन ये आपकी ग्रास लैंड है, यानी कि यहाँ इस एरिया में ग्रास लैंड, ये आपकी एक एक बाउंड्री आ रही है।
यानी कि इतनी बड़ी फील्ड है, पूरी बड़ी फील्ड को कैसे डिवाइड किया, अलग अलग ओनर्स हैं इसके। ये वाला पोर्शन छोटा दिख रहा है, फिर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया कि ये किसी और का, ये किसी और का, ये किसी और का, ये किसी। पहले हम मैप को देखते हैं, फिर इसके बाद ये टेबल को समझेंगे। फिर ये, और इस एरिया में आपको वेल दिखाई दे रहा है, यानी कि नंबर 2 में आपको एक वेल दिखाई दे रहा है, नंबर 8 में एक वेल दिखाई दे रहा है, वो एडजेसेंट है दूसरे वाले यानी कि नंबर 6 की बाउंड्री के पास है। दिस वन इज हियर, यहाँ ये क्या, ये रोड है, ये रोड के पास जा रही है वेल, और ये आपका ग्रास लैंड है। मार्क देख लीजिए साइन के साथ ही मार्क, ये आपकी ट्रीज हैं, ये ट्री वाला आ गया ना। ये पक्का रोड आ गया। पक्का रोड मैक्सिमम क्या करता है, टाउन से अटैच करता है, यानी कनेक्ट करता है, ठीक है। ये पक्का रोड हो गया। ये आपकी कच्चा, जो गांव के अंदर जो कच्ची रोडें होती हैं, गांव में अंदर जाने आने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ये कच्ची रोड है। क्लियर हो रहा है? ये सब साइन के थ्रू हम समझ रहे हैं कि अगर हम प्लॉट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, प्लॉट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया इसके बगल में प्लॉट नंबर जिसका 4 है, उसका थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है। बाउंड्री क्या है, इससे अटैच है, और नंबर 2 की बाउंड्री से अटैच है, और इधर से आपकी कच्ची रोड जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आता है? अच्छा, प्लॉट नंबर 1 मेरा है, तो इधर से आपकी क्या होगी, कच्ची रोड जा रही, इधर से कच्ची रोड जा रही, इधर मोहन का प्लॉट है, इधर रघु का प्लॉट है, और ये वाला प्लॉट मेरा है। ऐसे तो कर रहे हैं इसको इमेजिन, द सेम थिंग। क्लियर हो रहा है? आई थिंक सो। फाइन, नाउ यू कैन सी हियर खसरा नंबर 5 है, एरिया इन हेक्टेयर, यानी कि जो फर्स्ट वन है, ये वाला आपका जाता है नंबर है सीक्वेंस में 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 ही दिया है, ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। ये एरिया इन हेक्टेयर दिया है कि 1 प्लॉट का है, जो एरिया है प्लॉट नंबर 1 है, उसका एरिया कितना है। अगर हम पहले से देखते हैं, एरिया क्या है 0.75, इन हेक्टेयर है तो इन हेक्टेयर ही होगा, 0.75 हेक्टेयर ये आ जाएगा। ये इसका बता रहे हैं, ठीक है। और ये किसके, नेम ऑफ द ओनर, फादर और हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यानी कि जो प्लॉट नंबर 1 है वो किसका है, उसके ओनर कौन है, मोहन। सन किसके हैं, जैसे फादर के नाम को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक ही नाम से कई लोग हो सकते हैं ना, तो फादर के नाम से हमेशा अटैच करते हैं ना कोई भी, सन ऑफ दिस वन, क्योंकि एक ही सर ने, या कि अगर मोहन है, मोहन श्रीवास्तव, तो मोहन श्रीवास्तव तो कई लोग हो जाएंगे गाँव में, तो अगर फादर का नाम अटैच कर देंगे तो एग्जैक्ट होगा कि हम मोहन श्रीवास्तव, किस मोहन श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में एड्रेस भी देते हैं पूरा कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। ये आपका हो गया दिस वन। इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लैंड होता है कि हमने किसी को दे दिया कि आप उस पर एग्रीकल्चर करो, प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो उसका आधा आपके पास होगा, आधा मेरे पास होगा। ऐसे भी रूरल एरिया में काम चलता है, एग्रीकल्चर लैंड को डिवाइड किया जाता है, उसका प्रोडक्शन उससे काम किया जाता है। अगर ऐसा है कुछ किसी और को दिया है, रेंट पे दिया है, और उससे आप कुछ भी लेते हैं, तो ये क्या है, उसका नाम लिखेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। इन्होंने नहीं किया तो नहीं। और यस, एरिया कल्टीवेटेड दिस दो क्रॉप, इस साल में कौन सा क्रॉप कल्टीवेट किया गया है, क्रॉप ग्रोन, सोयाबीन करेगी। एरिया कितना है, पूरे में करा गया है कि थोड़े पोर्शन में किया, पूरे यानी कि 0.75 हेक्टेयर पे किया गया है, पूरा का पूरा 0.75 हेक्टेयर पे सोयाबीन ही उगाया गया है। अगर कोई दूसरी क्रॉप लगाई गई है, मैं आधे पे ये लगाया गया, आधे पे दूसरा, तो आधे पे या हाफ पे सोयाबीन लगाया और हाफ पे कोई और क्रॉप लगाई गई है, तो उसका डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। ये सब चीजें क्या है, ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ऐसे पूरा रिकॉर्ड होता है। और अगर यहाँ पे कुछ है, जैसे यहाँ पे वेल है, यहाँ पे वेल, अगर हैंड पाइप है, हैंड पंप है, तो हैंड पंप लग दिया। यहाँ पे कोई फैसिलिटी है यहाँ पे, तो वो इंक्लूडेड रहेगी। फर्स्ट वाले में यू कैन सी हियर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, तो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही हर एक का रिकॉर्ड। सेकंड वन है, ये सेकंड वाला एरिया दिख लिया, बड़ा दिख रहा है ना, 3 हेक्टेयर है, बड़ा है ऑब्वियसली, ओके। तो ये आ गया। और थर्ड वन 6 हेक्टेयर, ये और बड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो ये क्या है, इसका एरिया हो गया। थर्ड वन प्लॉट क्या इसका है, पूरा डिटेल लिखी हुई हर हेड पे। और ऐसे ही टेबल, आप जो खसरा का जो टेबल खसरा निकलवाइएगा, तो ऐसे ही में, ये सिर्फ आपको सैंपल ऐसे नहीं दिखा दिया कि बुक में पढ़ाने के लिए दिखाया गया, नहीं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन पूरी रिकॉर्ड मिलेगी आपके लेखपाल के पास, या आपके लेखपाल कह लीजिए या पटवारी कह लीजिए, सेम रिकॉर्ड रहेगा।
क्लियर रहता है हर सीन की किसका कौन सा प्लॉट है, किसका नाम, ओनर का नाम, एरिया, हर चीज क्लियर होती, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पटवारी फौरन अपने रिकॉर्ड निकालते हैं और उससे मैच कर लेते हैं कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है। रिकॉर्ड होगा तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। फाइन। अब आपका काम क्या, हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड। आप आपकी मोहन की फील्ड है, ये आपकी मोहन है, फर्स्ट वन है। साउथ ऑफ मोहन फील्ड्स कौन है, साउथ कहाँ जाएगा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन भी दिया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे वेस्ट लिख दीजिए, ये साउथ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका साउथ कौन आ रहा है, ये किसकी फील्ड है, ये आपकी है रघु की है, रघु राम की है। द फर्स्ट वन, मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुज लैंड। कॉमन बाउंड्री कौन सी है, कॉमन बाउंड्री तो यही होगी, ये तो नहीं है, सिर्फ इतनी पोर्शन आएगा कॉमन बाउंड्री में। ये वाली बाउंड्री अगर हम बात करें तो ये इसके साथ आ जाएगी, फोर्थ वन के साथ, ये तो नहीं है मोहन की, तो सिर्फ ये वाली है, रघु की ये वाली है, तो जो कॉमन बाउंड्री आएगी वो ये आएगी, ठीक है। हु कैन यूज फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 3 आपकी ये है, और ये यूज कौन कर सकता है, जिसके ओनर कौन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रास लैंड, यानी कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है ये थर्ड वन, ये ग्रास लैंड है पूरा, और ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर है, ये किसी पर्सनल यूज की नहीं, कोई पर्सनल इसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है, इसका गवर्नमेंट के अंडर है दिस वन फील्ड, ये ग्रास लैंड जो है। क्लियर हो रहा है ना, कैसे आप इसको रीड आउट करेंगे और जो क्वेश्चंस के थ्रू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3। अब फील्ड नंबर 2 क्लियर कर लें तब समझ में आएगा। फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 2 आपका कौन सा है, ये है। हम इसको देख के क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इसका एरिया कितना है, ये किसके ओनर कौन है, इसमें कितने हेक्टेयर पे 2 क्रॉप्स लगाई गई, बहुत ही इजीली देखिए दिख रहा है। फर्स्ट क्रॉप ये है, सेकेंड क्रॉप इतने एरिया में, फर्स्ट क्रॉप को इतने एरिया में किया गया, सेकेंड क्रॉप को इतने एरिया में किया गया, और इतना एरिया आपका जो है अनकल्टिवेटेड है, क्लियर है इसमें। और इसकी लैंड बाउंड्री किसने किसने किस किस के साथ जुड़ी हुई है, एक तो रघु के साथ है, ये 4 नंबर के साथ भी है, 5th नंबर के साथ भी है, और ये 3rd नंबर के साथ भी है। और इसके दिस साइड यानी कि वेस्टर्न साइड पे आपकी क्या जा रही है, कच्ची सड़क भी जा रही है, कच्ची रोड भी जा रही है, ये भी कच्ची रोड इस साइड जा रही है, वेस्टर्न साइड पे, क्लियर है। ये हम 2nd नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर 3rd के बारे में बात करें, और यहाँ पे एक वेल भी है, वो कोई आई फॉरगेट दैट दिस वन, ओके, तो इसमें क्या है, इसमें एक वेल भी, ये भी इंक्लूडेड होगा। अब अगर हम 3rd वाले की बात करें, 3rd वाले में क्या है, कच्ची रोड जा रही है वेस्टर्न साइड पे, एंड दिस वन इज अ ग्रास लैंड, पहली बात करेंगे। और इसकी लैंड बाउंड्री किससे अटैच है, इससे टच कर रही है, 2nd नंबर से भी कर रही है, 5th नंबर से नॉर्दर्न साइड पे कर रही है, और ईस्टर्न साइड पे कर रही है प्लॉट नंबर 8 से। और यहाँ पे एक वेल भी है और एक ट्री भी है, क्लियर है, हम आराम से रीड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं इजली। और ये 3rd वन में इसका एरिया कितना है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और यहाँ पे कुछ भी रेंटेड नहीं, यहाँ पे एक वर्किंग एरिया में वेल है एंड वर्क ग्रेजिंग एरिया है, ये ग्रेजिंग के पर्पज से काम आती है, क्लियर। आसान है ना पढ़ना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत इजीली आप ये पूरा मैप भी पढ़ सकते हैं और ये रिकॉर्ड भी पढ़ सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, सही कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर आपने सुन लिया होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं किसके बारे में, जो हम पढ़ रहे थे कि ऑल इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। पूरा इंडिया जो है स्टेट वाइज डिवाइड है, स्टेट में भी है और यूनियन टेरिटरीज में, 28 स्टेट में है और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। अब हर स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइडेड है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या है, एक साथ सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, उसने अलग अलग बॉडीज बड़े से छोटे छोटे से पार्ट्स में करी, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है स्मूथली रन कर सके। इसीलिए क्या रहा है ना डिवाइड हर लेवल पर, ताकि स्मूथ रनिंग हो जाए। तो हमारी जो स्टेट है उसको डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब क्या है, अगर हम चलें स्टेट्स को, जो बात कह रहे हैं उसको समझ लेना। अब इसमें क्या है, ये स्टेट्स को हमने लिया डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इन डिस्ट्रिक्ट को भी हमने डिवाइड कर दिया है,
ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कंट्री सिर्फ एक स्टेट में इतने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए करें कि एक स्टेट को पहले डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, फिर दिस सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय द डिफरेंट नेम सच एज तहसील। अब ये डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तहसील आ जाएंगे। तहसील 1, तहसील 2, तहसील 3, तहसील 4, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उसका डिवाइडेशन होगा। फाइन। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब यहाँ पे जो इसका हेड होगा कौन होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। अब इनके अंदर ये जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और ये क्या कहलाते हैं, ये तहसीलदार। क्लियर हो रहा है। स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और हर डिस्ट्रिक्ट को तहसील में डिवाइड किया। डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स रेवेन्यू वगैरह जो लैंड का करते हैं वो पूरा देखते हैं, पूरा मैनेज करते हैं, और तहसील को तहसीलदार करते हैं। क्लियर हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तहसीलदार। क्लियर हो जाएगा आई थिंक सो। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। अब इनका काम क्या होता है, डिस्प्यूट भी सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस लेते हैं। They also supervise the work of the patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. अब ये तहसीलदार का क्या काम होता है, तहसीलदार they have to hear the disputes। हर लेवल पे हो रहा है ना, पहले स्टेट को डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट तो तहसील में, तहसील के बाद क्या आ रहा है, आपके विलेजेस आ रहे हैं। विलेजेस में कौन है, पटवारी की जो काम पटवारी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, सारे रिकॉर्ड रख के मेंटेन है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, और कुछ जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसका सोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं, ये कौन देख रहा है, तहसीलदार देख रहे हैं। यानी कि पटवारी के ऊपर कौन है, तहसीलदार के ऊपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्लियर हो रहा है सीन। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record। अब ये जो रिकॉर्ड हमने देखा था, मैप भी देखा था और ये भी देखा था टेबल, ये आपका खसरा नंबर, ये सब रिकॉर्ड जो लैंड ओनर होंगे, फार्मर्स जिनके पास चाहे छोटा लैंड पीस हो चाहे बड़ा लैंड पीस हो, सबके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, फुल रिकॉर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास तो होता ही है, एक रिकॉर्ड में होता ही है उनके पास, बट इंडिविजुअल आपका लैंड है, आप ओनर है, तो उसकी कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कुछ बेचा जाता है या खरीदा जाता है, आपको पेरेंट्स को पता होगा, आपने कभी सुना होगा कभी तो, या फिर मूवीज में देखा होगा, तो जब भी कोई लैंड की बात होती है तो पेपर्स निकाले जाते हैं, पेपर दिखाइए, ये आपका घर है तो आपके पास इसके पेपर होंगे, ये आपका लैंड है, ये आपका लैंड, आप इसके ओनर हैं, तो पेपर कहाँ हैं आप, तो पेपर क्या होता है, आपके पास भी होता है। तो ये किसका काम है, पटवारी का काम है कि वो प्रोवाइड करे फार्मर को भी रिकॉर्ड, उनके पास भी होना चाहिए, पेपर होने चाहिए। बिना पेपर के कैसे कौन मानेगा, फिर अलग से जाइएगा, आपने कहा बात कौन सुनेगा, आपके पास अगर ओनर है तो इट शुड बी विद यू, आपके पास होने ही चाहिए, आपके कागजात होने चाहिए आपके पास। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दे कैन मेक श्योर द फार्मर्स इजली ऑब्टेन अ कॉपी। ये जो तहसीलदार होते हैं, ओके, तहसीलदार जो है जिस कास्ट सर्टिफिकेट्स बनते हैं उसका भी जो बनाते हैं, जो फॉर्मेट करते हैं, वो कौन करते हैं, तहसीलदार करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये सब काम किसका है, कॉपी देना रिकॉर्ड की और स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना, कास्ट सर्टिफिकेट देना, ये किसका काम है, तहसीलदार का काम है। या पटवारी का है, अगर विलेज की बात करें तो पटवारी का काम है। पटवारी यानी कि लेखपाल का काम है। लेखपाल का काम क्या क्या है, रिकॉर्ड रखना और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट देना, जो स्टूडेंट्स लगाते हैं अपने क्वालिफिकेशन के साथ लगाते हैं, या फिर कहीं चाहिए होता कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड होती है कि आपको अटैच करना है, तो ये कहाँ से मिलेगा, लेखपाल देंगे या पटवारी देंगे। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। और यहाँ पे तहसीलदार के पास जाते हैं, अगर तहसील की बात है तो यहाँ पे भी आपके जो लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुने जाते हैं। हर लेवल पर है, किस लेवल की बात कर रहे हैं आप, विलेज की बात कर रहे हैं, तहसील की बात कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ जिस लेवल पे बात होगी वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो देखेंगे डिस्प्यूट हो रहा है और उसका सोल्यूशन, डिस्प्यूट को सुनेंगे और उसके बाद एक्शन लेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। फाइन। फार्मर्स
often require a copy of their lands record together with the map as shown in the previous illustration। हमने आपको बताया ना कि लैंड का है आपका, आप ओनर हैं, फार्मर हैं आप, तो आपके पास में आपका घर है। सिर्फ फार्मर की बात नहीं कि अगर अर्बन एरिया में भी रहते हैं आप तो आपके पास आपका घर है, तो यू शुड हैव विद अ मैप एंड द रिकॉर्ड ऑल्सो। आपके पास अगर ओनर है तो आपके पास होना चाहिए आपके कागज, फाइन, रिकॉर्ड होना चाहिए। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो पूरा बनाया जाता है रिकॉर्ड होता है तो उसके लिए कुछ चार्जेस भी होते हैं, फी भी पे करनी होती है। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. In some state records are not being computerized। अब क्या है कि ये फार्मर्स, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे जब लिया उसी वक्त अगर काम नहीं किया, रिकॉर्ड अपने हाथ में नहीं लिए, तो क्या बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ले लेंगे। जैसे पहले ज़माने में होता था कि बातें वर्बली बात कर ली जाती थी कि हाँ लेटर ऑन आई विल टेक द रिकॉर्ड, हम मैप ले लेंगे, हम रिकॉर्ड ले लेंगे बाद में, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और अभी जो आजकल काफ़ी जगहों पे आपने सुना होगा इसी की वजह से, क्योंकि आप ओनर हैं, आप रह ज़रूर रहे, पता है कि आपके फोरफादर्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स यहीं पहले भी रहते थे, जनरेशन टू जनरेशन आप यहीं पर रहते, मगर आपके पास आपके ओनरशिप की कोई सर्टिफिकेट नहीं, यानी कि आपके पास आपके लैंड की ओनरशिप की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास पेपर ही नहीं है। तो पेपर स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे आपका घर हो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, आपका है तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको अगर कोई इश्यू उठता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो यू विल बी सेफ। अदरवाइज लेटर ऑन आपको साबित करना पड़ेगा कि ये लैंड आपका, ये लैंड पीस ऑफ लैंड ये आप ही इसके ऑनर हैं, तब बाद में बहुत प्रॉब्लम। और काफ़ी लोगों, अभी भी काफ़ी लोग इसी की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आजकल अगर न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि फार्मर्स है, उनके पास लैंड है, वो वहाँ पे खेती करें, सब जानते हैं, सारे पूरे विलेज के सभी लोग जानते हैं, सारे विलेजेस जानते हैं, इवन पटवारी भी जानता है कि ये इसी का है, बट क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको साबित करने के लिए कि ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा ही है, हम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके पेपर आपके हाथ में होने चाहिए। अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अब हर चीज़ क्या है कंप्यूटराइज हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में सब चला चुका है। काफ़ी रिकॉर्ड पिछले वाले भी अपडेट कर दिए गए कंप्यूटर में, अगर आप खसरा नंबर बताइएगा तो आपके कंप्यूटर में आराम से निकल के चलाएगा। बट ये है कि बहुत प्रीवियस, बहुत पहले सालों का नहीं हुआ, कुछ ही ईयर्स तक की ये कंप्यूटराइज हो पाया, अभी भी अपडेशन जो है चल ही रहा है, इन प्रोसेस है। तो जितना है रिकॉर्ड में तब तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है कि हाँ उसमें रिकॉर्ड है, आप वहाँ से कॉपी निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है खत निकलवाना अलग से कॉपी। आपके पास होगा देन इट विल बी इन योर हैंड कि हाँ ये मेरे पास तो है, ये आराम से कहीं भी जाकर ऑफिस में जाइए, तहसील में जाइए, आपने लेखपाल को दिखाया कि मेरे पेपर हैं, क्लियर है, फिर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आप अपने सेफ जोन दिखा रहे हैं, ये पेपर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, पेपर आपके पास है। अगर नहीं है तो निकलवाना एक बहुत बड़ा टास्क है। Study the following situation and identify the cases in which these records will be necessary and why। अब देखिए, farmer wants to buy a plot of land from another। अगर हमें कोई फार्मर को कोई प्लॉट खरीदना है किसी दूसरे तो चाहिए प्लॉट के पेपर्स देख के तो आप कहिएगा, अदरवाइज आपको कैसे कोई कुछ कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है तो आप मान लीजिएगा कि उसकी ज़मीन है, नहीं, हमें उसे पेपर दिखाइए, ज़मीन के पेपर तो दिखाइए, तब तो हम मानेंगे कि वो प्लॉट आपका है, तब तो हम परचेज करेंगे, वरना आप किसी की भी ज़मीन बेचने के लिए कह देंगे, हम पैसे क्यों दें आपको, हम परचेज करने जा रहे हैं, बट श्योर होना चाहिए कि वो ज़मीन आपकी, हम आपसे ही परचेज कर रहे हैं। तो वो सब कहाँ मेंशन होगा, वो सब रिकॉर्ड में होगा, पेपर में होगा। दैट्स वाई पेपर की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए। आप फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, अब जो सेल करना चाहता है उस पर जो प्रोडक्शन हुआ है, कहीं से ऐसा तो नहीं कहीं से उठा लिया, कहीं से बोरो कर लिया, और कहीं से जब ऐसे उनका प्रोडक्शन नहीं है तो क्या है, आपकी खेती, आपका एरिया, आपने वहाँ से यहाँ प्रोडक्शन हुआ, आप उसी को सेल करने, आप अपनी ही चीज़ को सेल करना चाहते हैं, तो ये क्लियर कहाँ से होगा, रिकॉर्ड से ही होगा, आपके पास पेपर होंगे तभी हो पाएगा। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। अब अगर आपको अपने लैंड में कुछ काम करवाना है, सिंपल सा दिया है कि एक वेल को डिगिंग करवानी है तो उसके लिए लोन चाहिए, लोन की अगर कोई भी लोन चाहिए होता है तो उसके लिए पेपर चाहिए, लोन कहाँ से लेंगे, बैंक में लेंगे। बैंक वाले कैसे बिलीव करेंगे कि ये ज़मीन आपकी की है, आप पेपर शो करेंगे तभी तो बैंक वाले बिलीव करेंगे कि ये आपका ज़मीन है, तभी तो वो लोन देंगे। लोन ऐसे कभी सैंक्शन ही नहीं होगा। लोन कब सैंक्शन होगा, जब आप
असली पेपर दिखाएंगे, अदरवाइज क्या है, बैंक भी पूरी पूरी छानबीन कराती है, आप कोई भी पेपर नहीं दिखा सकते हैं कि बैंक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सच कुछ नहीं होता है। आपको असली पेपर, आपके जो ट्रू कॉपी वो दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये मेरा ही ज़मीन है, हम इसी पे लोन लेना चाहते हैं। तो वो कॉपी कहाँ, कॉपी ज़रूरी है लोन लेने के लिए, तभी बैंक आपको लोन देगा। A farmer wants to purchase fertilizers for his field. फर्टिलाइजर्स चाहिए तो आपको पेपर शोन करने होंगे। फर्टिलाइजर चाहिए क्यों, लैंड है तभी तो चाहिए, लैंड है तो आपके पेपर्स कहाँ हैं, पेपर आपके पास होना चाहिए। मतलब हर लेवल पे, इसीलिए कहा जहाँ पेपर, आज के दौर में तो पहले काम चल भी जाता था वर्बली, पहले लोग ऑनेस्ट होते थे, बातों पे यकीन किया जाता था, अब बातों पे यकीन नहीं, आपको पेपर दिखाना होगा, यू हैव टू शो द पेपर, देन तब डिसाइड होगा कि आप सही कह रहे हैं। चाहे आप जितना भी सच बोलते हैं, सब जानते हैं कि सच बोल रहे हैं, इनकी ये कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गलत बात नहीं कहते, बट ऑन पेपर, जहाँ पेपर की बात है वो पेपर ही चाहिए, आपकी वर्बली कहीं बात नहीं मानी जाएगी। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। अब एक फैमिली है, फार्मर फादर ने अपने बच्चों में बंटवारा करना है, कैसे बंटवारा करेंगे, ये पोर्शन तुम लेना है, वेस्ट का तुम ले लेना है, और ईस्ट का आप ले लीजिए और वेस्ट नॉर्थ का आप ले लीजिए, चारों में डिवाइड कर दिया। हवा में बात नहीं होगी ना, ऑन पेपर एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट होगा, पेपर में तब जाके क्लियर होगा कि हाँ ये पोर्शन छोटा है या बड़ा या बराबर का भी हिस्सा दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली वेस्टर्न साइड आपका है, ईस्टर्न साइड आपका, नॉर्थ का इधर है, इस पोर्शन पे आपका अधिकार है। कैसे होगा, ऑन पेपर होगा, यानी कि पेपर रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस भी लेवल पे, चाहे लोन लेना हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, चाहे कुछ भी छोटा सा काम है, अगर आपको खरीदना है, परचेज करना है, सेल करना है, जो भी करना है उसके लिए पेपर ज़रूरी है, कि बिना पेपर के बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। आप डॉटर्स विश, अब ये देख लीजिए, क्लियर हो रहा है, सीन क्लियर हो रहा है। You can see here, I want a place of my own, not dowry. ये एक सीन दिखाया है और एक बहुत ही इमोशनल और कह दें आपको सीन है, और एक पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। फाइन। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, इट्स ऑल अबाउट दिस गर्ल एंड हर मदर। एक लड़की और उसकी माँ के बारे में, ओके, आप उनके सेंस में उसके थ्रू ही समझिए इस बात को। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. ये एक बात कही है, सोल्स रिफ्लेक्शन ऑफ माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरो। ओके, तो ये एक गर्ल ने और उसकी मदर ने कहा कि जैसे होता है इनहेरिट में मिला है, जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है, कि अगर कोई फादर जनरेशन में अगर फादर के हैं तो उसको उनके बेटों में डिवाइड कर दिया जाता है जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है। अगर घर की बात करें तो घर में जो बंटवारा हो रहा है तो भाइयों में या बेटों में ही बंटवारा कर दिया जाता है। व्हाट अबाउट द गर्ल्स, अगर 2 भाई और 1 बहन है तो घर की प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ तो क्या 2 भाइयों के बीच में कर दिया गया और लड़की को कुछ नहीं दिया गया, यानी कि बेटी को कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसमें ये न्यू लॉ बनाया गया है, न्यू लॉ बनाया गया, न्यू लॉ के अकॉर्डिंग जो कहा जाता है ना, घर में हर एक का बराबर का हिस्सेदार है। सुनिए क्या है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुआ है ये। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, क्योंकि यही कहा जाता है खेत है, फील्ड है, तो किसकी होगी, जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी ही होगी। बाप है तो उनके बाद उनके बेटों के पास जाएगी। व्हाट अबाउट द गर्ल्स, डॉटर्स हैं, डॉटर का कोई हक नहीं होता है। ये एक्ट बन गया, एक अमेंडमेंट हुआ है और 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट हुआ है। उसके थ्रू क्या लॉ पास हुआ है वो सुनिए। Women are seen as people who work on the fields but not as people who own agricultural land. आपने देखा है ना, खेतों पे क्या लेडीज भी काम करती हैं ना, फीमेल्स काम करती हैं। हर आप कहीं किसी भी इंडिया के ही देख लीजिए, किसी भी रीजन में देख लीजिए, आपको वहाँ पे फीमेल भी काम करते हुए दिखाई देंगे। काम करने के लिए तो फीमेल है बट ओनर्स नहीं हो सकते। वाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्यों डिफरेंसेस देखा जा रहा है? काम करवा ले रहे हैं बट उसको ओनरशिप नहीं देंगे। जब बंटवारे की बात आएगी तो एक्सेप्शनल हो जाएंगे, क्या उनको हटा दी, उनको नहीं करना है, सिर्फ बेटों को देना है। क्यों है ये? इसी के लिए ये एक्ट बना है, ये लॉ बना है। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land.
आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। बहुत से ऐसे स्टेट थे जहाँ पे फादर की डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी की डिवाइडेशन होता था, बंटवारा होता था, सिर्फ मेल जितने बॉय उनके जो जितने भी सन होते थे उनमें हो जाता था। बट अगर कोई डॉटर है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था, कोई हिस्सा नहीं मिलता था। एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। Recently, the law was changed. In the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. अब क्या है, रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है, टोटली चेंज। उसमें क्या है, जितने भी लड़के होंगे, जितनी भी लड़कियां होंगी, जितनी मदर्स होंगी, सबको बराबर का हिस्सा, इक्वल लैंड मिलेगा। यानी कि बंटवारा होगा तो सबके बीच में बराबर से होगा। ये नहीं कि गर्ल्स को, फीमेल्स को हटा दिया, माँ को और बेटी को हटा दिया, उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जितने लड़के जितने हैं, जितने सन्स हैं, उनको उनमें ही बंटवारा हो जाएगा। नहीं, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हिंदू फैमिलीज में के लिए करा गया। ओके, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। यानी कि ये लॉ सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो गर्ल हो, चाहे सन हो, चाहे बॉय, मेल या फीमेल, कोई भी हो। फीमेल में मदर भी आ जाती और उनकी डॉटर भी आ जाती है अगर किसी फादर की डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर? This law will benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agriculture family. अब इसकी वजह से क्या वुमेन का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल निगलेक्टेड थे एक एरिया, काम करने के लिए थे, बट उनको कोई एग्रीकल्चर लैंड जब ऑक्यूपाई करने की बात आई तो ब्रदर्स को और सन को दिया जाता था, मेल को ही दिया जाता था, फीमेल इग्नोर किए जाते थे। ऑब्वियस बात है कि विमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक राहत की बात हो गई है। एग्जाम्पल दिया है, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। सुधा नाम की लड़की जिनके फादर एग्रीकल्चर फैमिली की डॉटर थी और उनकी मैरिज हुई थी नेबरिंग विलेज में। फाइन। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब फार्मिंग का काम चलता है तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पास में ही विलेज में इनकी शादी हुई थी, तो जब भी काम पड़ता था तो वो आती थी अपनी मदर की हेल्प करने के लिए। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो उनकी मदर ने पटवारी से क्या कहा कि लैंड का ट्रांसफर कर दिया जाए एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। क्योंकि अब क्या है, क्योंकि उनका नाम भी एंटर होना चाहिए और जितने भी फैमिली के मेंबर, जितने भी बच्चे हैं, सबका नाम एंटर हो जाना चाहिए रिकॉर्ड में। क्यों? क्योंकि अब अपडेट होना है। ऑब्वियस बात है, फादर एक्सपायर कर गए हैं तो पहला रिकॉर्ड होगा, अब अपडेट करेंगे तो उसमें फादर की जगह अब क्या, सबका नाम आना चाहिए, जितने बच्चे हैं और उनका नाम, सबका नाम आना चाहिए। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली organizes the farming with the help of the younger brother and sister. सुधा की मदर क्या थी, ऑर्गेनाइज करती, फार्मिंग करती थी, किसकी हेल्प लेती, यंगर ब्रदर की लेती थी और सिस्टर की लेती। सिमिलरली सुधा also lives with the assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land. अब सुधा को भी, क्योंकि सुधा भी फैमिली मेंबर थी तो उसको भी था कि अगर कोई इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती तो उसके पास लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, तो उससे उसको अश्योरेंस थी कि हमें कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास कुछ है, सेफ है, जो हमारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन देगा। ओके, तो ये लॉ जो मिला आपको, जो 2005 में हिंदू पूरे स्टेट में, सारे स्टेट्स और सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज में एक लॉ बन गया है कि हाँ इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। तो अब इससे क्या है, सिर्फ जो बॉयज़ थे या मेल जेंडर थे उनको ही राहत नहीं, उनको लिए तो है ही, उनको पहले भी मिलता था, बट जो फीमेल है, जितनी भी फीमेल है, चाहे माँ हो चाहे बेटियां हो, एक बेटी है तो है, अगर ज़्यादा बेटी है सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक एश्योरेंस है, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही तो सब में होगी, यानी कि सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। हिस्सा मिला, अगर वर्क कर रहे हैं, अगर छोड़ा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर इन केस इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ रही, एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन माई हैंड, तो हमें प्रॉब्लम के टाइम उससे हम कुछ राहत पा सकते हैं। द सेम इज़ हियर। आपने सुधा की फैमिली में देखा, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि सुधा को भी मिला, सुधा की माँ को भी मिला, सुधा को भी मिला। ओके, तो प्रॉब्लम कभी इन केस आती है तो उनके पास भी है कुछ हाथ में, कुछ सोल्यूशन के लिए। अदर पब्लिक सर्विसेज, अ सर्वे है। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरियाज में देखा गया है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो फर्स्ट देखा था रघु और मोहन के देखा था केस में, उसमें क्या था, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लैंड रिकॉर्ड चाहिए था
किसने करा था? पटवारी ने किया था। एंड इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस ऑल्सो एंड इन द सेकेंड दैट ऑफ द पटवारी। पहले में क्या था? पहले पुलिस के पास गए थे अपनी कंप्लेन लिखवाने के, फिर पटवारी के पास गए अपना लैंड का डिस्प्यूट कि लैंड का एग्जैक्ट ऑनर कौन है। किसने किया? दोनों ने किया ना, तभी जाकर के सॉल्यूशन निकला कि हाँ एग्जैक्ट कौन क्या सिचुएशन है। This work is supervised by other people in the department such as the तहसीलदार or the superintendent of police। क्या तहसील इसके ऊपर क्या जाते हैं? पटवारी के ऊपर तहसीलदार। हमने बताया था आपको ना, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, उसको कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तहसीलदार, तहसील्स में डिवाइड कर दिया, उसको कौन सुपरवाइज करता है? तहसीलदार। अब हर तहसील में कौन से कितने कितने विलेजेस आ जाते हैं और उस विलेज को लेखपाल या पटवारी करते हैं, और लेखपाल या पटवारी का सुपरवाइज कौन करता है? तहसीलदार करता है। तहसीलदारों की सुपरवाइजरिंग कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है। मतलब सब एक दूसरे पे जो हेड है उनके ऊपर वाले वो सब सुपरवाइज करते हैं वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them. You have probably seen many other public services and facilities provided by the various departments of the government. तो क्या है? सब अपनी अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, तभी जाकर के कोई सोल्यूशन निकलता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो आपके एरिया में भी बहुत सारे आपने देखेंगे बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट्स हैं उसके थ्रू ही काम होता है। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाय विजिटिंग अ नियरबाई विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। ये वर्क आपके लिए आ गया फिर से। इफ़ यू कैन डू तो करिए, बहुत अच्छा। यू विल एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। जब बात करेंगे लोगों से तो भी पता चलेगा, जब आप फील्ड में उतरेंगे तभी पता चलेगा। फाइन। लिस्ट द पीपल पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी। अब आप इसकी लिस्ट बनाइए। मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड द फर्टिलाइजर्स। ये सब क्या अलग अलग डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट की लिस्ट बनाइए, कितने बैंक है, कितने पुलिस, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन से एग्रीकल्चर सोसाइटी अगर है आपके विलेज की बात करें, कौन सा बैंक है वहाँ पे, कौन सा पुलिस स्टेशन है। अगर विलेज में डिवाइड करते हैं तो किस नाम से जाना जाता है, और कोई फेयर प्राइस शॉप है, मिल्क कोई सोसाइटी है वहाँ पे तो बताइए। वो सब चीज़ की एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या फर्टिलाइजर एंड द पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस। क्योंकि क्या है, कुछ पटवारी क्या है बहुत कई विलेजेस को कंबाइन करके उनका वर्क देखते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस विलेज को क्या विजिट करने जा रहे हैं। द आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब चीज़ों का लिस्ट बनानी है कि है कि नहीं है, उनकी क्या कंडीशन है, हेल्दी कंडीशन है या फिर प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेंटेन है कि नहीं है, सब चीज़ देखना। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस विद योर टीचर हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन देयर फंक्शनिंग। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन वर्कड आउट। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको करना है। एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो ऐसे ही आप लिस्ट बनाइए और अपने टीचर के साथ यू कैन डिस्कस। ये दिया हुआ है आपका पब्लिक सर्विसेज, एक दिया है फेयर प्राइस शॉप, यानी कि रेशू शॉप है, राशन का जो राशन की दुकानें होती हैं उसका दिया है। हेल्थ सेंटर भी ले सकते हैं, मिल्क सोसाइटी भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इस हेड में, क्योंकि ये प्रीवियसली आपको दिया गया है, हिंट्स दे दिया गया है, ये सारे दे दिए हैं। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया है कि द शॉप वाज ओपन, देयर 3 पीपल केम, दे ऑल हैड येलो कार्ड्स। क्योंकि राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, राशन की दुकान पे खड़े हैं तो उनके पास ये चीज़ जो एक्चुअल में देखिए वही यहाँ पे लिख दीजिए। अगर हेल्थ सेंटर पे जा रहे हैं तो हेल्थ सेंटर पे आपने एग्जैक्टली क्या सीन देखने हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, वहाँ पे लाइन में लग के मैनेज तरीके से सब काम हो रहा है कि वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। हेल्थ सेंटर जरूर बना हुआ है, हॉस्पिटल जरूर है, बट वहाँ पे कोई है ही नहीं, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं, क्या सीन है एक्चुअल वो देखिए। एरिया कितना कवर्ड है, छोटा है एरिया है, सैनिटेशन है कि नहीं, और बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर है कि नहीं, वहाँ पे कैसी बिल्डिंग है, बिल्डअप एरिया है कि खुले में ही आपका सारा का सारा डॉक्टर्स बैठे हैं और आपको दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। सिचुएशन क्या है एक्चुअली, व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज द फैसिलिटी, दे नीड अ राशन कार्ड। इसमें अगर आप जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में वहाँ पे, तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई कार्ड बना है उसके थ्रू आपको एंट्री दी जाती है, कैसे होता है वहाँ पे जो देखा जाता है, डॉक्टर जो देखते हैं, कॉल करते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं,
कैसे देखा जाता है? ओके, वन डेली की बेसिस पर है कार्ड बना है कि आपको वीकली बेसिस से बना है कि मंथली बेसिस से बना है, कैसे बना है, डिपेंड करता है। तो ये आप हर हेड पे देखेंगे, प्रॉब्लम फेस बाय दोज मैनेजिंग द सर्विस। अब जो मैनेज कर रहे हैं यानी कि जो हॉस्पिटल के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है मैनेज करने में, तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, और अगर जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं एज अ पेशेंट जा रहे हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम यहाँ लिखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। ये सब चीजें क्या अलग अलग हेड पे, एक एग्जाम्पल दिया है उसके हेड पे आप भी कर सकते हैं ये। सर्वे कर सकते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्ट सीन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी मेड। अब आपका काम क्या है यहाँ पे, ये सब चीज़ें तो आप देख के लिखते चल रहे हैं। अब आप अपना सजेशन दिए कि इम्प्रूवमेंट इसको, चाहे यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ की जो हॉस्पिटल में जो लोग, जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और जो लोग हैं जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट जिनको नहीं मिल रहा सही से, उनको कैसे उसका कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन आप अपना दे सकते हैं, अपने व्यूज दीजिए कि हाँ ये तरीका है, इस तरीके से हम इस एरिया का ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लिस्ट बना सकते हैं, कई सोसाइटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, सारे हेड पे वन बाय वन चलते जाइए। फाइन, क्लियर हो गया। ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं यहीं पे। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास।